हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं गौरव सर और मैं आज आपके सामने यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर अपलोड एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और आप जानते हैं कि मैंने पिछली 5 वीडियो में यानी इस पिछली 5 वीडियो में मैंने आपको ये पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करा दिया है और आज हमारा जो रहने वाला है लास्ट वीडियो है, ठीक है, यानी पार्ट नंबर 6। तो ये पूरा प्रश्न पत्र हम 6 पार्ट में डिवाइड करके करने वाले थे। तो हमने 5 वीडियो बना दी है, लास्ट वीडियो आज है और आज आपका ये प्रश्न पत्र पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम खंड यह की बात कर रहे थे, यानी विस्तृत उत्तर प्रश्नों की बात चल रही थी। तो इसमें 2 क्वेश्चन रह रहे थे आपके लास्ट के, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इनके साथ एक एक क्वेश्चन अथवा में आता है, चॉइस में एक क्वेश्चन आता है। तो इस हिसाब से हमारे 2 क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हो जाते हैं और आज हम इन चारों क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। इसमें 8 में जो कहा गया है वो क्वेश्चन है, एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए, इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र ज्ञात कीजिए। और फिर आपसे कहा है इसमें कि अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है, आपको ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम एलसीआर संयोजन के लिए, ठीक है, श्रेणीक्रम अनुनादी परिपथ तैयार करते हैं। देखो क्या होता है, तो एलसीआर परिपथ लेते हैं। मान लीजिए कि प्रतिरोध R है और फिर हमने यहाँ पर L लगा दिया और यहाँ पर संधारित्र C लगा दिया। ये R है, ये L है और ये C है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t, ये हमने इसमें लगा दिया है, ठीक है। और ये श्रेणी क्रम में लगाए हमने, इसलिए हो गया है एलसीआर श्रेणी, ठीक है, श्रेणी क्रम परिपथ हो गया। अब R जो है, इसके सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो VR होगा। L के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सपोज VL होगा और VC के सिरों पर वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो VC होगा। तो इस तरीके से हमारा LCR, ठीक है, श्रेणी अनुनादी परिपथ, LCR श्रेणी क्रम परिपथ तैयार हो गया। अब इसमें हमें जो कंडीशन लेनी है वो अनुनादी परिपथ की कंडीशन लेनी है, ठीक है। अनुनादी परिपथ कैसे होगा, देखो अनुनादी परिपथ के लिए क्या होता है, अनुनादी परिपथ के लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है कि XL बराबर होता है XC, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। और हम जानते हैं कि XL जो होता है वो ओमेगा L होता है और XC हमारा ओमेगा C होता है। तो इसको हम ओमेगा C कर देंगे। अब हमें इसमें करना क्या, देखो परिपथ हमने बना दिया। अनुनादी परिपथ के लिए देखो कंडीशन क्या होती है, शर्त, आवश्यक शर्त क्या होती है, XL बराबर XC होता है, ठीक है, यानी 1/ओमेगा C, सॉरी 1/ओमेगा C, XC 1/ओमेगा C, ये कंडीशन होती है अनुनादी परिपथ की। अब इसमें आपसे कहा है कि अनुनादी आवृत्ति का सूत्र ज्ञात करना है। तो अनुनादी आवृत्ति का सूत्र कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम अनुनादी आवृत्ति F ज्ञात करनी है, उसके लिए सूत्र निकालना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर LC बराबर हो जाएगा 1। तो यहां से हम ओमेगा स्क्वायर बराबर इसे 1/LC कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां सॉल्व करता हूं मैं इस चीज को, ओमेगा को हम 2 पाई f लिख सकते हैं, नहीं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f होता है और इसका स्क्वायर हो गया और ये 1/LC हो गया। इसको देखिए हम इसको 4 पाई स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर हो गया 1/LC। यहां से आवृत्ति हमें f निकालनी थी तो f का सूत्र निकालना है, तो f स्क्वायर बराबर 1/, ये जो 4 पाई स्क्वायर है इसको आप यहां ले आइए LC, और हमें आवृत्ति f निकालनी तो स्क्वायर को हटा दीजिए इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा ये सब 1/4 पाई स्क्वायर LC, या इसको हम लिख सकते हैं m बराबर 1/, देखिए 4 का 2 बाहर आ गया, पाई स्क्वायर में से पाई बाहर आ गया और ये जो रहेगा अंडर रूट में LC अंदर रह जाएगा LC। तो यही जो आ गया हमारा श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति आ गई। तो लिख देंगे यही अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां
हो गया सेकंड पार्ट। अब इसमें एक पार्ट और कहा गया है, इसमें कहा है कि अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। देखिए इसमें देखिए अनुनादी आवृत्ति का जो फॉर्मूला है आपके सामने है 1/2 पाई अंडर में LC। तो इसमें ये कहा गया है कि अनुनादी आवृत्ति F जो है वो प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो देखिए इसमें कहीं प्रतिरोध R आ रहा है क्या क्वेश्चन में इसकी, ठीक है, फाइनल आंसर में R आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अनुनादी आवृत्ति जो होती है वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और इसके साथ अथवा में जो क्वेश्चन है अब हम करते हैं उसको, तो 8 का चॉइस वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए जो चॉइस वाला क्वेश्चन नंबर 8 के साथ जो चॉइस अथवा में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, मैं आपके सामने बोल के सुनाता हूं उसको। देखिए यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश, ठीक है, आवृत्ति तीव्रता का तरंग दैर्ध्य, सॉरी 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त किया गया है यंग के प्रयोग में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4000 गुना एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलने के लिए 10 की पावर -10 कर दिया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 10 की पावर -7 में लिख सकते हैं, यानी इतने मीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त किया गया है यंग के प्रयोग में। और इसमें कहा है कि जो पर्दे की जो दूरी है, ठीक है, पर्दा जो रखा गया है वो 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो पर्दे पर क्या बनेगी, फ्रिंज बनेगी। तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो क्या आती है 0.6 mm मिलीमीटर, यानी कि 0.6 में 10 की पावर -3 मीटर चौड़ाई की फ्रिंज है उत्पन्न होती है उस पर, ठीक है। फिर इसमें कहा गया कि इस पूरे सिस्टम को कहां उठा कर दिया, 1.5 अपवर्तनांक वाले जल में रख दिया, इस चीज को पूरे को उठा करके सिस्टम को पूरे को, ठीक है, अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव के अंदर रख दिया गया है। तो जैसे ही द्रव के अंदर रखा जाएगा तो इसकी जो फ्रिंज चौड़ाई है जो कि पहले क्या थी, इतनी थी, तो वो कुछ चेंज हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई कुछ चेंज हो जाएगी। तो वो चौड़ाई कितनी चेंज हो जाएगी, यानी कि नई चौड़ाई निकालनी है जल के अंदर रखने के बाद, यानी W2। तो इसमें हम W2 जो माना है इसको W1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसी तरंग दैर्ध्य क्या है, ये वायु में तरंग दैर्ध्य है। तो जब वायु में तरंग दैर्ध्य है तो तरंग दैर्ध्य आपके जब जल के अंदर डाला गया है इस पूरे सिस्टम को उठा करके, तो तरंग दैर्ध्य दूसरी जल के अंदर भी कुछ ना कुछ नई होगी। तो हमें जो काम करना है वो जल के अंदर तरंग दैर्ध्य λ2 भी निकालना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जब हमने इसे पानी में रखा है वायु के अंदर, तो पहले निकालेंगे वायु में, ठीक है, वायु में, ठीक है। वायु में फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, जब आपका सिस्टम कहां रखा है ये वायु में है तब चौड़ाई क्या होगी, सपोज W1 है वो माना हमने W1। तो किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई का, कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d, ये होता है ना। अब यहाँ पर D और D, स्मॉल d और कैपिटल D चेंज नहीं होंगी दोनों कंडीशन में, इसलिए इनको हम कंट्रोल नहीं लिख रहे हैं। बाकी इसको हम क्या कर देते हैं, λ1 कर देते हैं, क्योंकि ये किसमें है, AM में, वायु में, ठीक है, इतना होगा। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इसको कहाँ रख रहे हैं, जल के अंदर ले जा रहे हैं। तो जल में रखने पर जब हमने इसको उठा करके जल में रख दिया है, जल में उठाने पर क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। तो चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए W2 बराबर कैपिटल D λ2 बाई स्मॉल d, क्योंकि λ2 क्या है, ये हमारा जल में तरंग दैर्ध्य है, तो λ2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड। अब देखिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं जो अपवर्तनांक n होता है, क्या होता है, वायु में तरंग दैर्ध्य बटे जल में तरंग दैर्ध्य λ2 इतना होता है। तो यहां से अब हम λ1 की वैल्यू निकाल देते हैं। λ1 क्या हो जाएगा, n λ2 हो गया, एक रिलेशन निकाल देंगे, λ1 और λ2 में रिलेशन आ गया। अब हम समीकरण 1 को उठाते हैं, यहां से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को उठा लीजिए। तो W1 जो होगा वो हमारा कितना होगा, कैपिटल D λ1 अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो D अपॉन स्मॉल d, तो ये है λ1 की जगह हम n λ2 लिख देते हैं। इस बार क्या लिख देते हैं, n λ2 लिख देते हैं, ये रिलेशन उठा के यहां रख दिया। तो W1 जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, देखिए n को कर दीजिए बाहर, n
कैपिटल डी लैम्डा 2 बाई स्मॉल डी, ये हो गया। यानी W1 की जो वैल्यू आ गई n, और ये जो डी लैम्डा 2 बाई डी, देखिए यहाँ देखिए डी लैम्डा 2 बाई डी ये क्या है, W2 है। तो समीकरण 2 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, W2 लिख सकते हैं। और हमको निकालना क्या है, W2 की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो W2 जो निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, W1 अपॉन n हो गया। अच्छा W1 की वैल्यू जो हमें इसमें पहले से ऑलरेडी गिवन है, वैल्यू कितना है 0.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, और n की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी गिवन है 1.5। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करेंगे हम, W2 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्या आएगी, देखिए इसको कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दें, 3 से 3 5 जो 15, 3 2 जो 6, 5 और 20 यानी 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। तो क्या रहेगी 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, और वो भी मीटर, ये होगी। ठीक है, फ्रेंच की चौड़ाई होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन 9 की तरफ। तो 9 का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 9, वो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसमें लिखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं मैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन की क्रिया को समझाइए। यानी इसमें विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है इस पूरे एनपीएन ट्रांजिस्टर में, आपको एक तो ये समझाना है, और फिर इसमें ये भी आपको बताना कि इसका जो आधार होता है, ये आधार ये कैसा होता है, बहुत पतला होता है, क्यों होता है इसका रीजन दीजिए। फिर उसके बाद कहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन जो अच्छा जो रहता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर रहता है पीएनपी की तुलना में। तो ये जो पीएनपी की तुलना में एनपीएन अच्छा होता है, क्यों होता है, इसका एक रीजन बताना आपको कि एनपीएन ही क्यों अच्छा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। तो इसमें 3 पार्ट है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का धारा किस किस प्रकार से प्रवाहित होती है, कार्यविधि क्या है इसकी, ये समझेंगे हम। तो देखिए ध्यान से देखिए, पहले तो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, देखो एनपीएन मतलब इसमें क्या होता है, ये एन टाइप अर्धचालक होता है और ये भी एन टाइप अर्धचालक होता है, और बीच में बहुत पतला क्या होता है इसमें, पी टाइप अर्धचालक होता है। तो इस प्रकार से ये 3 भागों में 3 भाग होते हैं, इससे होते हैं एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप और फिर एन टाइप। तो इस प्रकार से जो बनता है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाता है। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अब एन टाइप में जो होता है बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, एन टाइप में एन टाइप होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस क्षेत्र में। पी क्षेत्र जो है ये है ना, पी टाइप अर्धचालक है, तो इसमें क्या होंगे, होल यानी कि कोटर। ठीक है, तो इसमें बहुसंख्यक वाहक क्या होंगे, कोटर होंगे यानी कि होल होंगे। और ये जो तीसरा भाग है एन टाइप का, ये भी एन टाइप अर्धचालक है, तो इसका मतलब इसमें भी क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बहुसंख्यक वाहक। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आया आपको। अब देखिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, जो पहला जो क्षेत्र है एन टाइप का, इसको हम बोल रहे हैं क्या, उत्सर्जक। अगर ये पीएनपी होता था, ये पीएनपी होता, तो भी हम इसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जक। बीच वाले को आधार और तीसरे वाले को हम बोलते हैं संग्राहक। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। तो पहले वाले भाग को हम उत्सर्जक, बीच वाले भाग को आधार, और तीसरे वाला जो लास्ट भाग है आपका उसको हम संग्राहक ही कहते हैं, चाहे ट्रांजिस्टर एनपीएन हो या पीएनपी हो। ठीक है, तो पहला उत्सर्जक, दूसरा आधार, तीसरा संग्राहक। अब उत्सर्जक को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो एमिटर बोलते हैं, ई फॉर एमिटर, तो यहाँ ई लिखा है मैंने। आधार को बोलते हैं बेस, इसलिए बी लिख दिया है। संग्राहक को कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर, इसलिए इसको बोल दिया सी, ईबीसी यानी कि एमिटर बेस कलेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसको धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है उसको समझते हैं हम पहले। तो कैसे प्रवाहित होती है, ध्यान से देखें। इस संधि में ईबी एमिटर टू बेस जंक्शन में, एमिटर टू बेस जंक्शन में, यानी इस वाले एनपी, ठीक है, इस एनपी जंक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं हम उत्क्रम अभिनत। क्या करते हैं इसमें, करते हैं सॉरी अग्र अभिनत, अग्र अभिनत करते हैं इसको। अग्र मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग, क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी कि इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग कराएंगे। और फॉरवर्ड बाइसिंग करने का तरीका क्या होता है, तो मैंने आपको फॉरवर्ड बाइसिंग तरीका होता है कि जो एन टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दीजिए और पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दीजिए। तो ये जो इस प्रकार की जो बाइसिंग होती है वो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, यानी कि अग्र अभिनत हो जाती है। अब देखिए इसमें बैटरी जो लगाई है हमने वी लगाई है, और किस किस के बीच में लगाई है, एमिटर और बेस के बीच में लगाई है, तो इसलिए ई
बी नाम देंगे इसका, एमिटर और बेस के बीच में लगाइए ए बी, ठीक है। दूसरा है इस वाले में क्या लगाएंगे बैटरी, इसमें जो हम करते हैं सेकंड वाला, यानी कि इस पीएन संधि में, यानी बेस टू कलेक्टर, सॉरी कलेक्टर टू बेस जंक्शन में हम क्या करते हैं, रिवर्स बाइसिंग करते हैं, यानी कि उत्क्रम अभिनत करते हैं। क्या करते हैं इसमें, उत्क्रम अभिनत। तो उत्क्रम कैसे होगा, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, और पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है, ठीक। इस प्रकार होता है हमारा रिवर्स बाइसिंग, यानी कि उत्क्रम अभिनत। तो मैंने लिख दिया उत्क्रम अभिनत मतलब रिवर्स बाइसिंग। इसमें जो बैटरी है V, वो किस किस के बीच में लगी है, कलेक्टर और बेस के बीच में, यानी CB, तो VCB नाम देंगे इस बैटरी को। इस प्रकार से ये पहले जंक्शन में होती है फॉरवर्ड और दूसरे में होती है रिवर्स, चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो या PNP हो, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे कैसे होती है, तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, तो ये केवल FB और RB लिखा हुआ है, तो समझ जाइए ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये रिवर्स बाइसिंग है, यानी अग्रअभिनत और उत्क्रम अभिनत, ठीक है। तो देखिए साफ साफ दिखाई दे, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है। आगे देखिए इसमें काम कैसे करता है। देखिए पहली बात तो ये है कि आधार को पतला क्यों रखा जाता है। आधार को पतला इसलिए रखा जाता है क्योंकि उत्सर्जक से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पहुंचेंगे, आधार को पार करके संग्राहक में पहुंचते हैं। तो होता यह है कि अगर आधार आपका मोटा रहेगा, पतला ना होकर मोटा हो, तो ज्यादा से इस उत्सर्जक के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस आधार के होल यानी कि कोटर से मिलकर उदासीन हो जाएंगे और ये हमारा प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा। इसलिए आधार को हम बहुत अधिक पतला रखते हैं ताकि कम से कम इलेक्ट्रॉन आधार के होल यानी कि कोटर के साथ संयोग करके उदासीन हो, ठीक है। इसलिए इसको पतला रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक को पार करके संग्राहक में पहुंच जाए, इसलिए पतला रखा जाता है। तो मिल गया आपको आंसर। अब बाकी हम देखते हैं इसको करंट कैसे प्रवाहित होती है इसमें, देखो ध्यान से। जो उत्सर्जक के जो इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे, बैटरी जैसा आपने फॉरवर्ड बाइसिंग कराई तो नेगेटिव, यहाँ पोल कौन सा हो गया, सिर्फ नेगेटिव, तो माइनस जो होगा इलेक्ट्रॉन में क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा और वो एन से पी की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एन से इलेक्ट्रॉन बैटरी लगाने की वजह से यहाँ से एक धक्का लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, रिपल्जन का फोर्स लगेगा, तो वो एन से पी की ओर जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पी से निकलते हुए एन में जाकर के पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहां से निकलते हुए उत्सर्जक से निकलते हुए आधार में पहुंचेंगे, आधार से होते हुए संग्राहक में पहुंचेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा जो आधार बीच में पड़ता है और इसमें क्या है, होल यानी कोटर है, तो कोटर में ये जो आधार वैसे तो बहुत पतला है, तो कुल मिलाकर उत्सर्जक में से इलेक्ट्रॉन जो पहुंचते हैं संग्राहक तक 98% इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां पहुंच जाते हैं, लेकिन 2% इलेक्ट्रॉन हमारे आधार के होल यानी कि कोटर के साथ संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। बाकी 98% हमारे यहाँ पहुंच जाते हैं, 2% इसमें खत्म हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आधार में क्या है, कोटर है, तो इलेक्ट्रॉन कोटर से मिलकर क्या होंगे, उदासीन नहीं होंगे क्या, तो 2% होते हैं क्योंकि आधार बहुत पतला है, बाकी 98% पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, जैसे ही आधार में एक कोटर, एक इलेक्ट्रॉन एक कोटर के साथ मिलकर के उदासीन हुआ, तो इस आधार में क्या हो जाएगा, एक कोटर की कमी हो जाएगी। जैसे इसमें एक कोटर की कमी हुई, तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ये इस तरीके से बैटरी प्लस में एंटर कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे गया, नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारक दिशा होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है तो धारक दिशा क्या होगी, ऐसे होगी, और ये क्या होगा, IB करंट कहेंगे, IB मतलब बेस करंट। तो बेस में को धारा कैसे प्रवाहित होगी, ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, धारा ऐसे। तो देखिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को चला है बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन चला है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कमी हुई, तो एक इलेक्ट्रॉन कमी किसको पूरा कर देगी, होल, एक नया होल भी बना देगी। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो होल कहते हैं, कोटर क्या होता है, कोटर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कमी हुई मतलब एक होल इसमें बन गया। तो जो इलेक्ट्रॉन होल मिल करके जो उदासीन न्यूट्रल हुए थे, तो वो आपका होल दोबारा से मिल गया। तो इसमें एक कोटर यानी कि होल की कमी हुई थी और एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस टर्मिनल में एंटर करने की वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कमी यानी एक होल फिर से बन जाता है और उसकी क्षति की पूर्ति कर देता है जो यहाँ से कोटर खत्म हुआ था। क्लियर है। तो धारा दिशा कैसे रहेगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो धारा ऐसे रहेगी। अब यहाँ देखिए
बाकी 98% तो यहाँ पहुंच गए इलेक्ट्रॉन। तो 98% इलेक्ट्रॉन जो पहुंचे उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर जाएगा, बैटरी के प्लस टर्मिनल में एंटर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गया तो धारा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, यानी कि संग्राहक धारा आईसी ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचता है बैटरी के प्लस टर्मिनल में, तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और वो उत्सर्जक में पहुंच जाता है। तो उत्सर्जक से जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा वो कैसे पहुंचा है, वो इस तरीके से गया है। तो धारा क्या रहेगी इसमें, नीचे की तरफ रहेगी, यानी आई। तो धारा यानी कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है धारा दिशा। तो इस तरीके से यहाँ से एमिटर करंट यानी उत्सर्जक धारा प्रवाहित होती है नीचे की तरफ, और आधार धारा जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, और संग्राहक धारा यानी कलेक्टर करंट भी क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है। तो इस तरीके से इस पूरे एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाहित होती है। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं आप कि जो आई है को ध्यान से देखिए, आई भी ऊपर चली और आई सी यहां से आई। तो इस पी में यहाँ इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, यहाँ इस पी में आई बी और आई सी मिलकर पहुंचेगी, यानी आई बी प्लस आई सी, और वो आपकी यहां से निकल जाएगी उत्सर्जक से। यानी धारा बेस धारा पहुंची यहां से, यानी बेस करंट पहुंची और कलेक्टर करंट पहुंची, और वो दोनों मिलकर के यहां से निकलेंगी, यानी आई ई के रूप में निकलेंगी। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, यहां से जो आई ई है उत्सर्जक करंट यानी एमिटर करंट, वो किस किसके योग के बराबर है, आई बी प्लस आई सी। आई बी और आई सी मिलकर के आई ई का निर्माण करती है। ऐसे दोनों पहुंची और साथ मिलकर निकली, यानी आई ई। तो आई बी प्लस आई सी बराबर आई ई हो गया। लेकिन यहां हम क्या देखते हैं कि ये जो धारा है ना बेस करंट आई बी, ठीक है, आधार धारा, ये कैसी होती है, ये माइक्रो एम्पियर की होती है। कैसी होती है, माइक्रो एम्पियर की। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, आई बी जो होती है ना वो बहुत ही कम होती है, लगभग शून्य के बराबर होती है, बहुत ना के बराबर नगण्य होती है। तो इसलिए आई बी धारा जो होती है बहुत कम होती है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, ये आई ई और आई सी क्या हुए, लगभग बराबर ना होंगे, यानी कि एमिटर करंट लगभग बराबर होती है आई सी के, क्योंकि आई बी क्या होती है, नगण्य है। तो इसको मिटा दें हम। तो एक तो हम आपको यहां से ये इक्वेशन मिल गई, बाकी जो आई ई जो होती है वो लगभग आई सी के बराबर होती है, क्योंकि बहुत थोड़ी होती है आई बी। तो ये और ये लगभग क्या होगी, बराबर होगी। इस तरीके से अब देखिए, जैसे मैंने आपको एनपीएन की वर्किंग बताई है पूरी, ठीक है, इसी को आपको लिखना होगा अगर आता है तो क्वेश्चन एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर से। तो जैसे एनपीएन की वर्किंग है सेम इसी टाइप की कुछ मिलती जुलती आपकी पीएनपी की वर्किंग है। ठीक है, तो आप एनपीएन ट्रांजिस्टर करने के बाद पीएनपी अपने आप खुद ही कर सकते हैं। तो वो आपको एक बार बुक से पढ़ लेना है। उम्मीद करूंगा कि आप एनपीएन समझ गए, तो पीएनपी भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें दूसरा पार्ट क्या था कि आधार पतला क्यों है, उसका रीजन मैंने बता दिया। और तीसरा पार्ट एक और है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये है कि हम एनपीएन को ही क्यों प्राथमिकता देते हैं पीएनपी की अपेक्षा, यानी पीएनपी की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों अच्छा होता है, इसका रीजन चाहिए हमें। तो देखिए ध्यान से, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या रहेगा, होल रहेंगे, पी टाइप क्षेत्र रहेंगे 2, और बीच में आधार रहेगा एन टाइप का। मतलब क्या हुआ उसमें आधार, यानी कि आधार में क्या रहेगा, वो रहेगा एन टाइप का यानी इलेक्ट्रॉन, और बाकी पी और सी टाइप यानी कि एमिटर और कलेक्टर में क्या रहेंगे, हमारे होल रहेंगे, क्योंकि पी टाइप अर्धचालक रहेगा वहां पर। तो उसमें ये होगा कि जो धारा प्रवाहित होगी वो होल की वजह से होगी, यानी कोटरों की वजह से होगी पीएनपी में। ठीक है, तो अब देखिए हम ये जानते हैं कि होल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है, मोबिलिटी यानी गतिशीलता, वो अधिक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होती है प्रोटॉनों की अपेक्षा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो प्राथमिकता देते हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर को देते हैं, क्योंकि इसमें वर्किंग जो होती है ना बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा प्रवाहित होती है, इसमें होल की वजह से होती है, और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल से काफी अधिक होती है, काफी अच्छी होती है। इसलिए हम पीएनपी की तुलना में एनपीएन को अधिक प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसमें आपको मैं 2 चीजें और बता रहा हूँ। देखिए संकेत बता दे रहा हूँ मैं आपको, संकेत क्या होते हैं। कभी अगर आपसे 1 नंबर में या अगर आपसे पूछ लिया जाए बोर्ड के पेपर में कि संकेत क्या होते हैं पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर के, तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे इनके संकेत। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये रहा, ये आपका ई हो गया एमिटर, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका कलेक्टर सी। इसको बोलते हैं हम उत्सर्जक। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया,
बेस, और ये हमारा कलेक्टर संग्राहक हो गया। आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश में कैसे भी नाम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें, और एक ये तो मान लीजिए मैं बना रहा हूं पीएनपी का, ठीक है, संकेत। अब मैं बना रहा हूं इसे एनपीएन के लिए, एनपीएन के लिए संकेत। एनपीएन के लिए देखो मैं कैसे बनाऊंगा, यहां बना देता हूं इसको, देखिए ध्यान से देखना, फिर आप देखना दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा ई एमिट उत्सर्जक, ठीक है, ये हमारा बी बेस आधार, और ये हमारा संग्राहक सी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि दोनों सेम सेम है, पीएनपी का भी और एनपीएन का भी दोनों तो सेम है हमारा, फिर इनमें डिफरेंस क्या है संकेतों? डिफरेंस क्या, मेन डिफरेंस बताया कि धारा की दिशा का। देखिए पीएनपी की हम बात करें तो एमीटर टू बेस होती है, यानी कि एरो रहेगा ऐसे, ये हो गया आपका संकेत पीएनपी का। एनपीएन के में क्या होगा, बेस टू एमीटर, यानी कि इसमें धारा की दिशा ये होती है। यही है मेन डिफरेंस दोनों में। तो एनपीएन और पीएनपी का जो संकेत होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है सिर्फ इस एरो का, यानी कि करंट के डायरेक्शन को शो करता है। तो पीएनपी में एमीटर टू बेस यानी उत्सर्जक से धारा की ओर धारा बहती है, और जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें बेस टू एमीटर यानी कि आधार से उत्सर्जक की तरफ धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से एरो की डायरेक्शन से आप पीएनपी और एनपीएन में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, यही इनके क्या होते हैं, संकेत होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसका अथवा वाला यानी कि चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन। तो अब जो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, और वो भी अथवा वाला क्वेश्चन। 9 का पहला क्वेश्चन आते हैं, जो चॉइस वाला अथवा वाला क्वेश्चन है उसको हम करने वाले हैं। देखिए इसमें है जो क्वेश्चन है वो है हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत की विवेचना कीजिए, यानी इसमें आपको हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में बताना है क्या है। तो देखिए ध्यान से देखें, हाइगेन्स ने सबसे पहले, यानी हाइगेन्स ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था द्वितीयक तरंगिकाओं के, ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाओं को लेकर के अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था हाइगेन्स ने, उसी को कहते हैं हम हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसमें क्या था, इसमें यह था कि मान लीजिए एक स्रोत है, स्रोत से क्या है, तरंगिकाएं निकल रही है और सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो रही है, तरंगिकाएं निकल रही है, ठीक है। तो जैसी तरंगिकाएं निकलती हैं तो माध्यम के कण जो होते हैं, स्रोत के चारों माध्यम होगा, उस माध्यम के जो कण होते हैं वो भी कंपन करने लग जाते हैं, ठीक है, कंपन करने लग जाते हैं, ठीक है, और कंपन करने लग जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत था ये किसने बताया था, हाइगेन्स ने बताया था, और हाइगेन्स ने जो बताई थी वो 3 परिकल्पनाओं में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं हाइगेन्स के सिद्धांत की प्रथम परिकल्पना। पहली परिकल्पना जो थी वो तरंगाग्र को लेकर थी, तरंगाग्र, ठीक है, वेव फ्रंट, तरंगाग्र। तो पहली परिकल्पना में उसने तरंगाग्र के बारे में बताया था कि तरंगाग्र है क्या। देखिए तरंगाग्र क्या है, मान लीजिए एक स्रोत है हमारा, ये क्या है, एस एक स्रोत है, ठीक है, ये स्रोत है, इस स्रोत से तरंगिकाएं जो प्राथमिक तरंगिकाएं वो सभी दिशाओं में निकल रही होगी, ठीक है। अब ये तरंगिकाएं आगे की तरफ बढ़ेंगी, तो जैसे तरंगिकाएं माध्यम में संचित होती हैं तो माध्यम के जो कण होते हैं वो भी क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं, और हम क्या करते हैं, उन कंपनों पर एक आभासी पृष्ठ खींच देते हैं। क्या खींचते हैं, एक आभासी पृष्ठ खींच देते हैं, और अगर इस पृष्ठ का प्रत्येक माध्यम का कण, इस पृष्ठ पर माध्यम का प्रत्येक कण अगर कंपन की समान कला में होता है, यानी समान कला के कंपन कर रहे होते हैं इस, ठीक है, इस पृष्ठ पर उपस्थित माध्यम के सभी कण अगर समान कला में कंपन कर रहे होते हैं तो इस पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। और ऐसा इसमें पहली परिकल्पना में तरंगाग्र के बारे में बताया था हाइगेन्स ने, ठीक है। समझ में आया आपका, पहली परिकल्पना क्या थी, तरंगाग्र। और क्या है तरंगाग्र, मैंने आपको यहाँ बता दिया, यानी जैसे कि ये इसमें माध्यम के काफी सारे कण हैं, तो ये अगर ये समान कला में है, कंपन की समान कला में है सारे, तो ये जो आपका पृष्ठ जो खींचा है मैंने, यही हो जाएगा आपका तरंगाग्र। क्लियर है इतना, ये हो गया तरंगाग्र। पहली परिकल्पना खत्म। दूसरी परिकल्पना में क्या बताया था हाइगेन्स ने, कि जो तरंगाग्र हो गया इसका प्रत्येक कण जो है नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है, यानी एक देखा जाए तो माध्यम का जो प्रत्येक कण है, इस तरंगाग्र पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण अब द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बन जाएगा,
यानी कुल मिलाकर एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा। एक स्रोत आपका ये था, फिर आपने तरंगाग्र खींचा, तरंगाग्र पर जितने भी माध्यम के कण हैं सारे के सारे कण क्या होंगे, नए नए स्रोत का कार्य करेंगे। तो ये ऐसा मान लीजिए ये क्या है, नए स्रोत बन गए। अब नए स्रोत बने तो इनसे भी क्या निकल रही होंगी, तरंगिकाएं निकल रही होंगी। तो इनसे भी बहुत सारी तरंगिकाएं निकल रही होंगी और सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होंगी तरंगिकाएं। तो अब देखिए द्वितीयक स्रोत तैयार हो गया ये, और इससे नई तरंगिकाएं उत्पन्न हुई हैं। तो इन तरंगिकाओं को जो इससे निकल रही हैं उन्हीं को कहेंगे हम द्वितीयक तरंगिकाएं। तो कहने का मतलब तरंगाग्र से नई तरंगिकाएं निकलेंगी जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। ठीक है, तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही है। ठीक है, अब द्वितीयक तरंगिकाएं जो निकल रही है इनका जो वेग होगा, किस वेग से जा रही होंगी, जिस वेग से ये प्राथमिक तरंगिकाएं जा रही थी। तो प्राथमिक तरंगिकाएं जिस वेग से माध्यम में संचित होती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं भी ठीक उसी वेग से माध्यम में आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये था हमारा तरंग, इसका दूसरा सिद्धांत हो गया। ठीक है, दूसरी परिकल्पना हो गई हाइगेन्स की। तीसरी है, लास्ट परिकल्पना तीसरी क्या है, कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकली हैं ये, पहली बात तो ये समान मतलब उसी वेग से आगे बढ़ रही होंगी जिस वेग से ये तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाएं बढ़ रही होंगी। ठीक है, अब हमने क्या काम कर दिया, मान लीजिए कोई एक स्थिति ए बी है, तरंगाग्र किसी क्षण अपनी स्थिति ए बी में है। ठीक है, और मान लीजिए ये तरंगाग्र माध्यम में v वेग से आगे बढ़ रहा है। कितने वेग, स्मॉल v वेग से माध्यम में आगे की तरफ माध्यम में आगे की तरफ संचित हो रहा है। ठीक है, तो होगा ये कि मान लीजिए t समय बाद ये तरंगाग्र ए बी है, वो कहां पहुंचेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन पहुंचेगा कहां, तो उसे पहुंचने के लिए देखो हम देखेंगे कि जब ये तरंगाग्र अपनी स्थिति किसी क्षण ए बी पर है और वो v वेग से t समय बाद कितनी दूरी तय करेगा, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर कितनी दूरी तय करेगा तरंगाग्र, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना समय, ये होगा फॉर्मूला। तो कितनी चाल से जा रहा है, v चाल से, और समय कितना लग रहा है, t समय बाद पहुंचा लो, कहां पहुंचेगा, t समय बाद, यानी कि कितनी दूरी तय करेगा, vt दूरी तय करेगा। तो हम क्या करेंगे, तरंगाग्र AB से t समय बाद अगर v वेग से जा रहा है तो वो vt दूरी तय कर लेगा। तो vt दूरी कहां है इसमें, इसको कैसे निकालेंगे हम, vt त्रिज्या के हम क्या कर देंगे, इस पर गोले खींच देंगे। तो ये vt त्रिज्या के गोले हो गए। यहाँ पर ये हमने vt त्रिज्या के काफी सारे गोले खींच दिए, यहाँ से vt त्रिज्या के गोले खींच दिए हमने। ठीक है, ये रहे vt, तो ये vt त्रिज्या के गोले खींच दिए। अब हमने क्या काम करा, इस पर एनवलप खींच दिया, एनवलप आवरण, क्या कर दिया हमने, आवरण खींच दिया। vt त्रिज्या का हमने क्या लिया, गोले लिया और उस पर एक आवरण खींच दिया। तो ये जो आवरण जो होगा यही क्या होगा, मान लो सपोज a डैश b डैश है और यही तरंग की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तरंगाग्र अब t समय बाद a डैश b डैश स्थिति में आ जाएगा। अगर देखा जाए तो हम एक यहां पर भी एनवलप खींच सकते हैं। सपोज ये हमारा a डबल डैश और b डबल डैश है। ठीक है, लेकिन ये जो हाइगेन्स जो है, इन्होंने परिकल्पना में अपना ये बताया था कि हम केवल ये मानते हैं कि तरंगिकाएं जो होती है माध्यम में आगे की तरफ संचित होती है, पीछे की तरफ नहीं बढ़ती है। इसीलिए a डैश b डैश को हम क्या कर देते हैं, नहीं मानते हैं। ठीक है, a डैश b डैश को हम नहीं मानेंगे कि a डैश b डैश भी कोई, ठीक है, तरंगाग्र है। तो तरंगाग्र क्योंकि आगे की तरफ ही बढ़ता है ना, तो इसलिए a डैश b डैश से a डबल b डैश डबल डैश ए बी से a डैश b डैश स्थिति में पहुंचेगा, पीछे वाले को हम कभी भी नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें ये भी बताया था हाइगेन्स ने कि अगर मान लीजिए आपका स्रोत कैसा है, बिंदुवत है, यानी बिंदु आकार का है, तो जो तरंगाग्र है ये कैसा रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। जब धीरे धीरे आगे पहुंचेगा और काफी दूर चला जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, समतल तरंगाग्र हो जाता है, लगभग समतल हो जाता है, सीधा हो जाता है। पहले तो ये गोलीय होता है, बिंदु आकार का अगर मान लीजिए स्रोत है तो आपका तरंगाग्र जो होता है वो गोलीय होता है। लेकिन जब आगे की तरफ बढ़ता है और काफी दूर चला जाता है तो ये लगभग धीरे धीरे सीधा होकर चला जाता है, समतल हो जाता है और काफी आगे पहुंच जाता है, बहुत दूर। तो ये बिल्कुल लगभग एक तरीके से सीधा ही हो जाता है, समतल तरंगाग्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये गोलीय से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ समतल हो जाएगा। मान लीजिए इस कंडीशन पर आगे कैसा होगा,
समतल हो गया। तो ये कौन सी स्थिति है, ये ए आपकी ए डैश बी डैश ए डैश ए बी है, ये वाली, ये स्थिति क्या है, ये है ए बी। और ए डैश बी डैश जो है स्थिति वो क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ है ये ए डैश बी डैश। और ए डबल डैश बी डबल डैश कौन सी है, ये वो, ठीक है। और ये जो आपके जो कण थे वो ये रहे सारे सारे ये, ठीक है। तो ये छोटा बड़ा बन गया है, गोले भी मैंने दूर दूर कर दिए लाइन, बाकी इतनी रहेगी, बस ये क्या है, सीधी हो जाएगी। तो इतना ही बनाना है इसको आप, ये पतला और ये मोटा बन गया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये रहे आपके वो कण माध्यम के, ये सारे वही कण हैं जो ये थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से समतल तरंगाकार के रूप में बन जाएगा। और ये हमारा ए डैश बी डैश है यही वाला, और ये ए डबल डैश बी डबल डैश आपका ये, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक। ये था आपका हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, और ये आपका क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया। जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया उसी को आप इसमें लिख कर आएंगे। 3 परिकल्पनाएं थी, मैंने तीनों बता दिया, ठीक है। तो यही होता हमारा पूरा मॉडल पेपर यहाँ समाप्त होता है। 6 पार्ट में हमने ये पूरा मॉडल पेपर बनाया है, और 6 पार्ट मैंने आपको पूरे करा दिए। तो इस तरीके से मॉडल पेपर आया है इस बार यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर, ठीक है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है ये 2021-22 के लिए। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, इससे मिलता जुलता ही पैटर्न पर, ठीक है, आपको इस बार बोर्ड पेपर मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे को, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको और बच्चों के लिए शेयर करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।